अली खamenei की मौत के बाद दुनिया में बदलते हालात और बढ़ती परेशानियों के बीच आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि ईरान के सुप्रीम लीडर और दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के रहबर अयतुल्लाह अली खamenei के साथ गद्दारी किसने की। इजराइल और अमेरिका के हमले में खamenei की जान चली गई और अब ऐसा लग रहा है कि जंग पूरे मिडिल ईस्ट को जलाकर रख देगी। खamenei की मौत के बाद ईरान बदले के लिए हर वो कदम उठा रहा है जिससे ये महायुद्ध शांत होने के बजाय और भड़क चुका है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि खamenei की मौत सभी मुसलमानों के खिलाफ खुला युद्ध है। दूसरी तरफ अमेरिका अब यही तक रुकने के लिए भी तैयार नहीं है। वो ईरान को उस स्थिति में पहुंचा देना चाहता है जहां से वो बदला लेने के बारे में सोच भी ना सके। इसके लिए अमेरिका ने ईरान पर 4 B-2 बॉम्बर्स से हमला करते हुए बम बरसाए हैं। ईरान की मिसाइल साइट्स को तबाह किया है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो अपने हथियार सरेंडर नहीं करेगा तो बमबारी जारी रहेगी। खamenei की मौत के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के मुसलमानों से कहा है कि वो अब उठ खड़े हों, जुल्म की बेड़ियों को तोड़ दें। ये वक्त हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का नहीं। जब अमेरिका और इजराइल में उम्मीद कर रहे थे कि ईरान में खamenei के खात्मे के बाद आम लोग अपनी आज़ादी के लिए सड़कों पर उतरेंगे, तब ईरान में इसका उल्टा हो गया। ईरान में खamenei की मौत के खिलाफ लाखों लोग उतरे, उनकी मौत के खिलाफ उतरे, शोक मनाने के लिए सड़कों पर उतरे। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को बर्बाद करने के नारे लगाए हैं। ईरान तक तो ठीक, लेकिन भारत और पाकिस्तान में खamenei की मौत के बाद जबरदस्त मातम की लहर है। पाकिस्तान में हजारों मुसलमानों ने खamenei की मौत के विरोध में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास पर ही हमला कर दिया, आग लगा दी उसमें। जवाबी कार्रवाई में 12 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। खamenei की मौत के बाद भारत में अलग ही तस्वीर देखने को मिली। लखनऊ, श्रीनगर, दिल्ली, संभल, सहारनपुर, हैदराबाद, भोपाल समेत देश के तमाम शहरों में हजारों मुसलमान सड़कों पर उतर आए और खamenei की मौत पर आंसू बहाते हुए गम गुस्से का इजहार करने लगे। आज हम आपको इस युद्ध से जुड़ा हर अपडेट बताएंगे और इस वक्त भी अमेरिका ईरान पर B-2 बॉम्बर्स से हमला कर रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं क्योंकि B-2 बॉम्बर्स के इस्तेमाल के साथ इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अमेरिका ने उन दावों को तो खारिज कर दिया है जिसमें ईरान ने उसके सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया था। अमेरिका ने अरब सागर में मौजूद इस एयरक्राफ्ट कैरियर की कुछ नई तस्वीरें जारी की हैं और ये कहा है कि ईरान की एक भी मिसाइल एब्राहम लिंकन तक नहीं पहुंची है। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर 60 से 75 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स हैं और कल इसी की मदद से अमेरिका ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था। एक बार आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर की। जरा फुल स्क्रीन हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पर हमले का दावा ईरान ने किया था। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ अरब सागर में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी मौजूद है जिसमें कई पनडुब्बियां हैं, मिसाइल क्रूजर्स हैं, 2 से 3 मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं और इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर अमेरिका के 5000 सैनिक भी मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल अमेरिका ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ईरान ने यह दावा किया था कि उन्होंने एब्राहम लिंकन कैरियर पर हमला किया है। अमेरिका ने हमले की खबर को खारिज किया है। B-2 बॉम्बर की खबर, ये खबर इस वक्त सबसे बड़ी है क्योंकि B-2 बॉम्बर्स से अब अमेरिका ने हमला कर दिया है और बताया जा रहा है कि ईरान पर अमेरिका का 4 B-2 बॉम्बर्स से यह हमला है। और ऐसे में इससे पहले अगर आपको याद हो आज सुबह ही डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकी दी थी। अमेरिका ने भी इन मौतों का बदला लेने के लिए 4 B-2 बॉम्बर्स विमानों से, क्योंकि बताया जा रहा है कि 4 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। मौतों का बदला लेने के लिए 4 B-2 बॉम्बर विमानों से ईरान पर बमबारी शुरू हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अभी ईरान में हर जगह बम गिरेंगे और ईरान को इस वक्त कोई बचा नहीं सकता है। तो इससे आप समझ पाएंगे कि ये युद्ध बहुत ही भीषण रूप ले चुका है। ये युद्ध फैलता जा रहा है। ये वही B-2 बॉम्बर्स है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिससे 18,000 किलोग्राम के बॉम्ब ईरान पर दागे जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल जमीन के नीचे छिपे ठिकानों को नष्ट करने के लिए भी किया जाता है। ऐसे बॉम्ब्स को बंकर बस्टर बॉम्ब्स कहते हैं और
जमीन की सतह से 60 मीटर नीचे मौजूद ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करने में भी कामयाबी इसको मिलती है और इसीलिए माना जा रहा है कि अभी तक जो भी अटैक हुआ है, क्योंकि आप देखिए तेहरान जैसे शहरों में अलग अलग जगहों पर अटैक जरूर हुए हैं, लेकिन अगर ईरान के अब B2 बॉम्बर से अटैक हो रहा है तो ये साफ है, ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान के जो बड़े सैन्य अधिकारी जमीन के नीचे बंकर्स में छिपे हुए हैं उनको अब टारगेट किया जा रहा है, या जिन मिसाइलों को जमीन के नीचे छिपा कर रखा गया उन ठिकानों को B2 बॉम्बर विमानों से अमेरिका इस वक्त निशाना बना रहा है। इसके बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस युद्ध को इस्लाम धर्म से जोड़ दिया है, लेकिन उससे पहले हम बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। B2 बॉम्बर्स के इस्तेमाल से देखिए अमेरिका क्या कर रहा है। ये जानकारी आई बीते दिन की जब वहां पर अयतुल्लाह अल खमेनी की मौत हो गई है, तब वो अपने पूरे कैंपस में मौजूद था और ऐसे में उस कैंपस पर हमला करके प्रिसिशन स्ट्राइक से अमेरिका ने अली खमेनी को मार गिराया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि जानकारी ये आई कि कुछ ऐसे लोग, जिसमें लारिजानी भी शामिल हो सकते हैं जो वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, ऐसे कुछ और नेता जो कि बचे हुए हैं वो बंकर्स में छिपे हो सकते हैं और इसीलिए अब अमेरिका ने इस मैदान में युद्ध के अपने B2 बॉम्बर्स को उड़ा दिया है और वो बंकर्स में अगर नेता छिपे हैं या फिर न्यूक्लियर साइट्स है उनको टारगेट कर रहा है। देखिए, अगर आप देखिए तो इजराइल और अमेरिका के हमलों में खमेनी की हत्या दुनिया के सभी मुसलमानों के खिलाफ एक ओपन वॉर है, ये नैरेटिव अब चलाया जा रहा है। अब दुनिया भर के मुसलमानों को इस युद्ध के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए, ऐसा आह्वान वहां पर नेता कर रहे हैं। जिस वक्त अमेरिका और इजराइल अयतुल्लाह खमेनी की मौत का जश्न मना रहे हैं, तब उसी दौरान दुनिया के कई देशों में खमेनी की मौत का मातम भी मनाया जा रहा है। इसके जरिए दुनिया के 15% शिया मुसलमानों की धार्मिक लामबंदी की जा रही है। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या यह शोक अयतुल्लाह खमेनी के लिए है या यह शोक कट्टरपंथ की उस विचारधारा के लिए है जिसे खमेनी ने 40 सालों तक सींचा था। और आज हम ये सवाल भी पूछना चाहते हैं कि क्या खमेनी की मौत का मातम मनाकर उसके कट्टरपंथ को एक नैतिक छूट यानी मॉरल डिस्काउंट देना सही हो सकता है? आज ईरान और इराक से लेकर लेबनान, यमन, बहरीन, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश जैसे देशों में अयतुल्लाह खमेनी की मौत के खिलाफ बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन और जुलूस निकाले गए हैं। सवाल है कि अमेरिका अगर किसी भी देश में घुसकर इस तरह का हमला करता है तो उसके खिलाफ बोला जा सकता है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ बोलते बोलते खमेनी का समर्थन करना कितना सही हो सकता है? इराक, पाकिस्तान, भारत, तमाम जगहों पर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें जहां जहां पर शिया समुदाय के लोग इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन B2 बॉम्बर से जुड़ी बड़ी खबर। अब रोहित, इसका इंटेंशन क्या हो सकता है? देखिए, आज डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह ही कह दिया था कि मानेंगे नहीं तो मारेंगे और आज ही मारेंगे, और लगता है उसी को वो अंजाम दे रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? क्या न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की मंशा है या फिर कुछ नेता बंकर्स में छिपे हो सकते हैं, उनको टारगेट बनाया जा रहा है? क्या इनपुट है आपके पास? देखिए अंजना, ये जो B2 बॉम्बर्स है, ये जो न्यूज है, ये एसेंशियली ये है कि ये B2 बॉम्बर्स कल यहाँ से निकले थे, अच्छा। अमेरिका से नॉन स्टॉप निकले थे, मिजोरी से, विटमैन बेस से, और इन्होंने अंजाम दिया है जो स्ट्राइक्स की हम बात कर रहे हैं, जो अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल्स को स्ट्राइक किया है इन B2 बॉम्बर्स ने। अगेन ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो न्यूक्लियर साइट्स थी वो प्लस अंडरग्राउंड जो बंकर्स है उन पे हमला किया गया है, ये 4 स्पिरिट B2 बॉम्बर्स द्वारा। और अब ये इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है क्योंकि ये जो एयर स्पेस है वो अटलांटिक के ऊपर आ चुके हैं B2 बॉम्बर्स अपना मिशन अकम्प्लिश करके। कल जब ये इनिशियली खबर आई थी तो इसे रिलीज नहीं किया गया था, पर ऐसी चर्चा थी कि B2 बॉम्बर्स जो है स्पिरिट बॉम्बर्स वो इन्वॉल्व है, लेकिन अब फाइनली इस इंफॉर्मेशन को रिलीज किया गया है कि कल का जो ऑपरेशन था उसमें 4 B2 बॉम्बर्स ने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो यूज की, और हैवी बॉम्बिंग जिसके लिए जाने जाते हैं, जो अंडरग्राउंड बंकर्स होते हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज होती है, उसमें इसका इस्तेमाल किया गया था अमेरिका ने जून में। और इन्हीं को इस बार, उस टाइम 2 थे, इस बार 4 ऐसे B2 बॉम्बर्स हैं जो सीधा अमेरिका से नॉन स्टॉप फ्लाई किए फ्रॉम विटमैन बेस इन मिजोरी, वहां से हो गए ईरान, वहां पे उन्होंने अटैक किया, और अब वो अटलांटिक के ऊपर है। और अब ये जो है इंफॉर्मेशन पब्लिक की गई है तो कि रोहित, कल का हाँ, तो उसमें कल के ऑफेंसिव में आप बता रहे हैं कि ये इस्तेमाल किए गए B2 बॉम्बर्स, क्या इसके जरिए कौन कौन से टारगेट्स साधे गए, इस बारे में जानकारी है? जी, अगेन जो बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहा है अमेरिका के, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की कोशिश कर रहा है, उनको टारगेट किया गया, लॉन्चर्स है उनको टारगेट किया गया इस B2 बॉम्बर्स द्वारा। और ये एक रेड लाइन थी प्रेसिडेंट ट्रम्प की न्यूक्लियर
वेपन्स के जी, अलावा कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं होने चाहिए, तो उन फैसिलिटीज को इसका निशाना बनाया इन B2 बॉम्बर्स ने। बहुत धन्यवाद आपका रोहित शर्मा। हमारे साथ वॉशिंगटन से हमारे सहयोगी जुड़ रहे थे। उन्होंने जानकारी दी है कि इन B2 बॉम्बर्स का 4 B2 बॉम्बर्स का बीते दिन जो ऑफेंसिव अमेरिका ने किया था उसमें इस्तेमाल किया गया था। और जो बैलिस्टिक मिसाइल पावर है ईरान, बहुत बड़ा पावर है इस मामले में। अगर आप देखिए एयर डिफेंस सिस्टम में वो नाकाम रहा है बिल्ड करने में, लेकिन मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, ये शक्ति ईरान के पास बहुत बड़ी है। और उन्हीं मिसाइल सेंटर्स को बताया जा रहा है कि इन 4 B2 बॉम्बर्स के जरिए अमेरिका ने बॉम्बार्ड किया है। और अब आपको आगे बताते हैं, जब अमेरिका और इजराइल ये उम्मीद कर रहे थे कि ईरान में खामनेई के खात्मे के बाद आम लोग अपनी आज़ादी के लिए सड़कों पर उतरेंगे, तब देखिए ईरान में क्या हुआ। इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। ईरान में खामनेई की मौत के खिलाफ लाखों लोग शोक मनाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को बर्बाद करने के नारे लगाए हैं। आप ईरान के इस्फहान शहर की ये तस्वीरें देखिए, जहां महिलाओं ने अपनी छाती पीट पीट कर खामेनेई की मौत को अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी बताया। और ये शोक सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, इराक में भी खामेनेई की मौत के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। और इन लोगों की आंखों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक गुस्सा, एक नफरत नजर आई। पाकिस्तान के कराची में भी हालात काफी तनावपूर्ण हैं। वहां अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर इकट्ठा हुए 5000 प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई, जिनमें 12 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई। और अभी कई प्रदर्शनकारियों को अगर आप देखेंगे तो वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो ये सारे लोग वहां अमेरिकी कॉन्सुलेट के अंदर घुस गए। देखिए ये पाकिस्तान की तस्वीरें हैं, अंदर घुस गए। ये तो बाहर रोड की तस्वीर है, लेकिन इसके बाद एक तस्वीर आई जिसने पूरे विश्व को हैरान कर दिया कि ये बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान, जहां पर हर देश में जो कॉन्सुलेट ऑफिस होता है, जो हाई कमीशन ऑफिस होता है, सबसे प्रोटेक्टेड जोन होता है, वहां पर घुसकर लाठी डंडे बजा रहे थे, खिड़कियां तोड़ रही थी ये भीड़। देखिए अब देखिए इस वक्त पूरी दुनिया में खामेनेई की मौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अलग अलग देशों से तस्वीरें आ रही हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि खामेनेई ने जिंदा रहते हुए भी अमेरिका और इजराइल को परेशान किया, और अब मरकर भी वो लोगों में इन दोनों देशों के खिलाफ नफरत की आग को और भड़का रहे हैं। ये तो विश्व भर की तस्वीरें हुई। भारत के भी अलग अलग शहरों में खामेनेई की मौत पर खूब छाती पीटी जा रही है। हैदराबाद में हजारों मुसलमानों ने खामेनेई की मौत का मातम मनाया और ये कहा कि वो खामेनेई को शहीद मानते हैं, उन्हें धोखे से मारा गया है। दिल्ली में जंतर मंतर, जहां पर सैकड़ों मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया और ये नारे लगाए कि ईरान के मुजाहिदों, हम तुम्हारे साथ हैं। और इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। उनकी आंखों में खामेनेई के लिए आंसुओं का सैलाब नजर आया। इसी तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल से भी आई हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग आयतुल्लाह खामेनेई के लिए फूट फूट कर रो रहे थे। उनके रहबर को मार दिया गया है ये कहा जा रहा था, और इस दौरान संभल की मस्जिदों पर काले झंडे लगाए गए। लेकिन आज इन तस्वीरों के बाद हमारा भी एक सवाल है, जब पहलगांव का आतंकी हमला हुआ था तब कितनी जगहों पर इस तरह के काले झंडे लगाए गए थे, और तब सड़कों पर यह जन आक्रोश क्यों नहीं दिखा था? आज उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो, सहारनपुर हो या जम्मू कश्मीर का श्रीनगर हो, भारत के हर शहर और कई इलाकों में खामेनेई की मौत का मातम मनाया जा रहा है। और आज ये तस्वीरें हमें यह सोचने पर भी मजबूर करती हैं कि खामेनेई के लिए आंसू बहाने वाले ये लोग तब कहाँ थे जब खामेनेई की कट्टरपंथी विचारधारा को मानने वाले आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे थे और लोगों का दमन किया जा रहा था। और कहाँ थे ये लोग जब बच्चियां निकली थी ईरान की सड़कों पर इनके कट्टर शासन के खिलाफ और अपनी आवाज बुलंद कर रही थी। और वो आम लोग ईरान के जो निकले थे प्रोटेस्ट करने, लेकिन उनमें से कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही थी। देखो खामेनेई साहब इस दुनिया से गुजर गए, लेकिन उनके पैगाम आज जिंदा है, उनके तालीम आज जिंदा है। आयतुल्लाह खामनेई इंसानियत के पैरोकार थे। अब हमारा रहबर, हमारा रहनुमा इस दुनिया से चला गया।
देखा आपने, ये भारत की तस्वीरें थी अलग अलग जगहों पर, खासतौर पर करगिल की तस्वीर आपने देखी हो, वहां पर भारी तादाद में शिया मुस्लिम रहते हैं और वहीं पर सबसे ज्यादा हुजूम उमड़ा था आयतुल्लाह खमेनी के लिए। आयतुल्लाह खमेनी की मौत के बाद जिस तरह शिया मुसलमानों की धार्मिक लामबंदी की जा रही है, उसमें 3 बड़ी बातें छिपी हैं। पहली बात यह कि खमेनी की मौत के बाद दुनिया के 15% शिया मुस्लिम्स में अमेरिका और इजराइल विरोधी भावनाएं बढ़ने वाली हैं। दूसरा, इससे यह भी पता चलता है कि खमेनी सिर्फ ईरान के सर्वोच्च नेता नहीं थे, बल्कि वो एक विचारधारा थे और ये विचारधारा उनकी मौत के साथ खत्म नहीं होगी। जिस तरह अलग अलग देशों में उनकी मौत का शोक मनाया गया है, उससे उनकी विचारधारा को एक नई ताकत मिली है और इससे यह भी पता चल गया है कि भारत समेत कई देशों में अयतुल्लाह खमेनी के कट्टर समर्थक भरे हुए हैं जो उन्हें नायक मानते हैं और इसके लिए वो अमेरिका और इजराइल को कभी माफ नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ ये सवाल भी है कि क्या भावनात्मक उबाल के नाम पर खमेनी के कट्टरपंथ को डिस्काउंट देना सही हो सकता है। हम मानते हैं कि ऐसे मामलों में मनाया गया शोक स्वाभाविक होता है, लेकिन जब ये शोक किसी विचारधारा का महिमा मंडन बन जाए तो सवाल जरूर उठते हैं। आज खमेनी की मौत पर जितना भावनात्मक उबाल हमने अपने देश में देखा है, वो कई सवालों से भरा हुआ है। आज आपको ईरान से आई ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए, जहां न्यूज एंकर अपने सुप्रीम लीडर की मौत की खबर पढ़ते हुए भावुक हो गए। लाइव प्रसारण के दौरान फूट फूट कर रोने लगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने ये दावा किया है, ट्रंप ने दावा किया है, ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान। कुल 48 नेताओं के मारे जाने का दावा इस वक्त ट्रंप कर रहे हैं। ईरान पर हमले में 48 नेता मारे गए हैं, क्योंकि देखिए ईरान पर हमला हमने तय वक्त से पहले किया, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और इसी के साथ ये भी कह रहे हैं कि 48 नेता मार गिराए हैं। जो पहली स्ट्रैटेजी थी इस बार के इस अटैक में, इस ऑफेंसिव में, उसमें सबसे पहले यही लक्ष्य दिखा कि वहां के जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो खमेनी हो या फिर उन्हीं से लेकर तमाम नेता हैं, उन बड़े चेहरों की मौत, उनको सीधे मौत के घाट उतारना, ये लक्ष्य साफ अमेरिका का दिखा और इसीलिए आज दम भर के ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि 48 ईरानी नेताओं को उन्होंने मार गिराया है, जिसमें अगर एक लारिजानी जो वहां के एनएसए हैं उनको आप छोड़ दें तो अन्य कई दिग्गज नेता जो करीबी थे खमेनी के, जो उनके कोर ग्रुप में थे, उन सबको मारने में कामयाबी मिली है। तो हम आइए एक बार आपको दिखा देते हैं जो 48 नेताओं का दम इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भर रहे हैं, उसमें किन किन नेताओं को उन्होंने मारा है वो हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं बड़े स्क्रीन पर, क्योंकि एक एक करके अगर आप देखेंगे तो इस लिस्ट की शुरुआत जरूर होती है अली खमेनी से। सबसे पहले सुप्रीम लीडर जिसकी मौत हुई है, जूम इन करके दिखा दीजिए, सबसे ऊपर अली खमेनी की मौत, जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान के। लेकिन इसी के बाद आपको शुरुआत यहां से करनी होगी कि अली लारिजानी जो कि सचिव है SNSC के, इनको छोड़कर जो पूरी लिस्ट है नेताओं की जिनकी मौत हुई है, ये कहना भी पूरी तरह सही नहीं होगा कि अगर आप देखें तो लारिजानी को लेकर एक बड़ी कामयाबी से अभी भी अमेरिका बचा हुआ है, क्योंकि लारिजानी माना जाता है सबसे केपेबल एक तरह से है। अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे जो लोग बहुत करीब थे उनके, उनमें लारिजानी, लेकिन लारिजानी अभी जिंदा है। मौत जिन जिन की हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं, इसीलिए हमने पूरा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट उनका बना दिया है ताकि आप ही समझ पाएं कि जो सैन्य अफसर हैं जो अली खमेनी के साथ काम करते थे, अली शामखानी नेशनल डिफेंस काउंसिल के हेड है। हमने आपको ब्लैक एंड व्हाइट में एक रिपोर्ट दिखाई थी, ये वही शामखानी है जो खमेनी के साथ तो ईरान की औरतों को कहते हैं कि हिजाब पहन के रहो, घर से बाहर नहीं निकलो, लेकिन इनकी बेटी की शादी का वीडियो वायरल हो गया था जिसमें इनकी बेटी बिल्कुल वेस्टर्न पश्चिमी कपड़े पहन के शादी कर रही थी और कोई ना उन्होंने हिजाब या कोई भी ऐसा चेहरा नहीं ढका था। अब देखिए ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सचिव हैं अली लारिजानी, इन हमलों में वो बच गए हैं। इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की भी फॉर्मर प्रेसिडेंट है, उनकी जान बच गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये लोग बैठक में मौजूद नहीं थे, लेकिन अयतुल्लाह खमेनी के सलाहकार, नेशनल डिफेंस काउंसिल के हेड अली शामखानी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ पाकपूर दूसरे नंबर पर है। ये वाले हिस्से पे आप जूम इन कर सकते हैं एक एक करके। सबसे पहले अली शामखानी आप देख रहे हैं, उनकी मौत हो गई है। इन्हीं की बेटी का वीडियो वायरल हुआ था। ये मोहम्मद पाकपूर है, कमांडर इन चीफ IRGC के, मौत हो गई है। पाकपूर पूरा हेड कर रहे थे IRGC के पूरे ऑपरेशंस को, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पूरे सिस्टम को ये हेड कर रहे थे। इनकी मौत हो गई है।
आमिर नसीरजादे, ये भी रक्षा मंत्री है ईरान के, इनकी भी मौत हो गई है। आप लिस्ट देखिए जो हासिल किया है इस बार अमेरिका और इजराइल ने इस हमले में। अब्दुल रहीम मुसावी जो कि चीफ ऑफ स्टाफ है, उनकी भी मौत हो गई है। तो ये 4 करीबी उनके एक लिस्ट में, जो कि आप कह सकते हैं ओहदे के नजरिए से सबसे बड़े, वो सारे मारे गए हैं। अब आ जाइए अहमदीनेजाद जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है, ये भी बहुत ही कट्टर नेता के तौर पर जाने जाते थे, वो राष्ट्रपति रह चुके हैं वहाँ के, उनकी मौत हो गई है। हुसैन जबल अमेलियन जो कि चेयरमैन है एसपीएनडी के, उनकी मौत। फिर रेजा मुजफ्फरी निया जो कि पूर्व चेयरमैन है एसपीएनडी के, उनकी मौत। सलेह अजदी जो कि केएसी इंटेलिजेंस प्रमुख है, उनकी भी मौत हो गई है। और इसी के साथ साथ मसूद पेजेश्कियान जो इधर आप देख रहे हैं और अली लारीजानी जो आप उधर देख रहे हैं, ये 2 लोग बच गए हैं। वरना आप एक तरह से समझिए कि इस पूरे जो कोर लीडर्स अली खामनेई के साथ काम कर रहे थे, उन सबको उन्होंने मार गिराया है। और अमेरिका और इजराइल इसीलिए अभी इस वक्त पे ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 48 नेता मार दिया। लेकिन हम आपको वीडियो दिखा रहे थे कि टीवी पर कैसे एंकर्स वहां रो रो कर बता रहे थे कि खामेनेई की मौत हो गई है। ये कहना भी पूरी तरह सही नहीं होगा कि 9 करोड़ की आबादी वाले ईरान में खामेनेई की मौत का सिर्फ शोक मनाया जा रहा है। ये बात सही है कि शोक मनाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि ईरान के लोगों ने ऐसा अत्याचार देखा है, ऐसा अत्याचार देखा है, वहां बहुत सारे लोग खुश भी हैं, अपनी खुशी व्यक्त करने से डर रहे हैं। और कई महिलाएं अभी सिर्फ वीडियो बनाकर अपना खुशी का इजहार कर रही हैं। ये महिलाएं भी इस्लाम धर्म को मानती हैं, जिन्होंने खामेनेई के दौर में काफी सितम झेला है। इनको देखिए। हमारे देश में खुद को लिबरल और उदारवादी कहने वाले लोगों का एक वर्ग ऐसा है जो खामेनेई की मौत से शोक में डूबा है और छाती पीट पीट कर ये कह रहा है कि खामेनेई को मारकर अमेरिका और इजराइल ने सही नहीं किया। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जब खामेनेई के इस्लामिक कट्टरपंथ के कारण हजारों लोग मारे गए, महिलाओं को बुर्का नहीं पहनने पर कोड़ों से मारा गया, उन्हें जेलों में बंद किया गया, जुल्म किए गए, अत्याचार हुआ, जब इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमानों ने अपने हक के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए, उन पर गोलियां चलाई गई, लाशों का अंबार लगा, तब उन्हीं मुसलमानों के लिए इन लिबरल और उदारवादी लोगों का दिल क्यों नहीं रोया? क्यों तब इन लोगों ने खामेनेई के खिलाफ एक शब्द नहीं लिखा? आज ये लोग खामेनेई को अपना नायक बता रहे हैं, लेकिन हम बार बार यही सवाल पूछेंगे कि क्या खामेनेई के कट्टरपंथ को डिस्काउंट देना, उनके लिए मातम मनाकर छाती पीटना सही है? जिस वक्त पूरी दुनिया में अयतुल्लाह खामेनेई की मौत को लेकर धार्मिक लामबंदी की जा रही है, तब क्या आप इस बात पर भरोसा करेंगे कि खामेनेई की हत्या कराने के पीछे सऊदी अरब और उसके क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का हाथ हो सकता है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दावा है वॉशिंगटन पोस्ट की एक नई रिपोर्ट में। इसमें बताया क्या गया है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है जो आपको बता दें, इसी से जुड़ी हुई खबर जो वॉशिंगटन पोस्ट की है, क्योंकि इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अमेरिका शुरुआत में ईरान पर हमला करने के पक्ष में नहीं था। इसका कारण यह था कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को ऐसा लगता था कि अगले 1 दशक के बाद भी ईरान अमेरिका के लिए खतरा बनने की संभावना नहीं रखता। यह बात राष्ट्रपति ट्रंप को बताई गई थी। इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने खुद अमेरिका को यह बताया था कि ऐसा कोई प्रमाण या सबूत मौजूद है ही नहीं जिससे यह साबित हो सके कि ईरान पिछले साल हुए हवाई हमले के बाद फिर से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी यूरेनियम एनरिचमेंट। यहां तक कि अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपनी नई रिपोर्ट में उन दावों को खारिज कर दिया था कि ईरान में भविष्य में ऐसी मिसाइल बना सकता है जो अमेरिका तक हमला करने में सक्षम होगी। संक्षेप में कहें तो इन तमाम सूचनाओं के बाद अमेरिका के पास ईरान पर हमले करने की कोई ठोस वजह थी ही नहीं। लेकिन इसी बीच 2 देशों की तरफ से अमेरिका पर हमला करने के लिए दबाव बनाया गया, जिनमें एक था इजराइल, दूसरा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने एक मुस्लिम देश होते हुए ईरान पर हमला करने के लिए लगातार राष्ट्रपति ट्रंप से संपर्क किया। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जनवरी महीने में राष्ट्रपति ट्रंप से 5 बार फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान मोहम्मद बिन सलमान ने राष्ट्रपति ट्रंप से बार बार यही कहा कि वो अयतुल्लाह खामेनेई को हटाने के लिए ईरान पर हमला करने का समर्थन करते हैं। इस दबाव के बावजूद जब अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर ने ईरान से न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत का दौर शुरू किया, तब सऊदी अरब ने डबल गेम किया। दुनिया को दिखाने के लिए सऊदी अरब ने यह कहा कि वो ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका के लड़ाकू विमानों को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने देगा।
जबकि हकीकत ये थी कि इसी दौरान सऊदी अरब अंदर ही अंदर अमेरिका पर जल्द से जल्द ईरान पर हमला करने का अनुरोध कर रहा था। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भाई खालिद बिन सलमान इसके लिए वॉशिंगटन डीसी भी गए थे और वहां उन्होंने बंद दरवाजे के पीछे हुई बैठक में अमेरिका को यह बताया था कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करता है तो इसके क्या क्या नुकसान होंगे। ये वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से पूरी खबर है। एक तरफ सऊदी अरब, हालांकि ये मुलाकात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ सऊदी अरब दबाव बना रहा था तो दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहना शुरू कर दिया कि अगर अमेरिका इस हमले में उसका साथ नहीं देगा तो इजराइल अकेला ही ईरान पर हमला कर देगा और वो अब ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। इन्हीं दबावों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के लिए अपनी अंतिम सहमति दी। 28 फरवरी को आयतुल्लाह खामेनी की इजराइल के हवाई हमलों में हत्या कर दी गई। यहां यह जानना भी जरूरी है कि एक मुस्लिम देश होते हुए सऊदी अरब ने ईरान के साथ ऐसा क्यों किया। तो इसका पहला कारण तो यही है कि सऊदी अरब और ईरान दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दुश्मनी का कारण यह है कि ईरान एक शिया बहुल देश है, सऊदी अरब एक सुन्नी बहुल देश है। अब तक मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और ईरान के बीच कई प्रॉक्सी वॉर लड़े गए हैं। यमन में हूती, जिसको ईरान ने समर्थन दिया, तो हूती के खिलाफ सरकार चलाने वाले नेताओं को सऊदी अरब ने समर्थन दिया। इसी तरह सीरिया में भी बशर अल असद को ईरान का समर्थन हासिल था, जबकि उनके खिलाफ विद्रोह करने वाले आतंकी गुटों को सऊदी अरब का समर्थन हासिल था। इन दोनों ही देशों में मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने के लिए लगातार एक संघर्ष हुआ। ईरान अपने आप को सुप्रीम कहता था और सऊदी अरब अपने आप को कहते हैं कि इस संघर्ष में ईरान सऊदी अरब से आगे निकल गया। इसका एक कारण यह भी था कि जहां सऊदी अरब अमेरिका के साथ खड़ा था तो ईरान अमेरिका को अपना दुश्मन मानता रहा। इन्हीं टकरावों के बीच सऊदी अरब की चिंता दो और वजहों से बढ़ रही थी। सऊदी अरब को लगने लगा था कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम उसके अस्तित्व के लिए खतरा है, और दूसरा, अगर ईरान ने परमाणु हथियार विकसित कर लिया तो सऊदी अरब कभी ईरान से जीत नहीं पाएगा। यह डर तब और ज्यादा दिखा जब सऊदी अरब ने इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र धार्मिक स्थान मक्का के पास अमेरिका के खरीदे गए पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया। अब इससे मिडिल ईस्ट के सभी मुस्लिम देशों में यह संदेश गया कि सऊदी अरब को इस बात का डर है कि ईरान अपने हूती, हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठनों से मक्का पर हमला कर सकता है। और साल 2017 में आप जानते हैं सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने यह आरोप लगाया कि हूती के ही फिदायीन हमलावर ने मक्का पर हमले की कोशिश की थी। नटशेल में अगर कहें तो सऊदी अरब और ईरान के बीच मिडिल ईस्ट में सुपर पावर बनने की जंग छिड़ी थी। दोनों, अगर आप देखें, क्षेत्रफल में भी बड़े देश हैं। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे। सऊदी अरब को यह भी डर था कि ईरान उसके पूर्वी प्रांत के शिया बहुल इलाकों में सऊदी राजशाही के खिलाफ विद्रोह भड़का सकता है। सबसे बड़ी जो सऊदी अरब को ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम से मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन बदलने का डर था, जिसकी वजह से उसने अमेरिका पर दबाव बनाया कि वो ईरान पर हमला करे और ईरान की क्षेत्रीय ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। इसे कहानी से यह भी सीख मिलती है कि रीजनल पावर, क्षेत्रीय वर्चस्व की जंग में धर्म भी अपना महत्व खो देता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि मिडिल ईस्ट में एक मुस्लिम देश कितनी भी दुश्मनी होते हुए दूसरे मुस्लिम देश के खिलाफ हमलों में अमेरिका और इजराइल का साथ नहीं देगा, वो तमाम लोग वॉशिंगटन पोस्ट के इस न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक गलत साबित हो गए हैं। आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के लोगों के पास यह आखिरी मौका है जब वो अपनी सरकार को बदल सकते हैं। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि इस युद्ध से अमेरिका और इजराइल को हासिल क्या हुआ है। अगर हम इजराइल की बात करें तो अब तक के युद्ध से ऐसा लगता है कि वो इस युद्ध में सबसे ज्यादा फायदे में रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी अमेरिका के कट्टर दुश्मन जरूर थे, लेकिन उनसे अमेरिका के अस्तित्व को सीधा खतरा नहीं था। अगर किसी देश को उनसे सबसे ज्यादा खतरा था तो वो देश कौन था? इजराइल। आयतुल्लाह खामेनी ने कई बार कहा था कि वो दुनिया के नक्शे से इजराइल को हमेशा के लिए मिटा देंगे और दुनिया में इजराइल नाम का कोई देश नहीं रहेगा। इसीलिए आयतुल्लाह खामेनी का मारा जाना अमेरिका से ज्यादा इजराइल की सबसे बड़ी जीत कहलाएगी। इसके अलावा खामेनी ने गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती जैसे प्रॉक्सी संगठनों को खड़ा किया। आतंकी संगठन
ये वो आतंकी संगठन थे जिन्हें इजराइल की सुपारी दी गई थी। और इसीलिए आज जब खमेनी की मौत हो गई है तब ईरान के ये प्रॉक्सी संगठन कमजोर होंगे। इसका सीधा फायदा इजराइल को मिलेगा। अगर लोगों के नजरिए से भी देखें तो उसमें भी अमेरिका के मुकाबले ज्यादा फायदा इजराइल का ही हो रहा है। अमेरिका के लोगों ने कभी ईरान और उसके सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी से वैसी नफरत नहीं की जैसे इजराइल के लोगों ने की, क्योंकि उसके खिलाफ ईरान काम करता था। आज इजराइल के लोग खामेनी की मौत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा कोई जश्न नहीं मन रहा। इससे यही समझ में आता है कि इजराइल ने तो ईरान पर हमला करके अपने लोगों का भरोसा जीता, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला करके क्या हासिल किया? फायदा तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सबसे ज्यादा हुआ है, जिन्हें इसी साल अक्टूबर महीने में संसदीय चुनाव लड़ने हैं और अब इन चुनाव में उन्हें खामेनी की मौत का फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर देखें तो इन हमलों से ज्यादा फायदा इजराइल को हुआ है, जबकि अमेरिका को इन हमलों के कारण कई जगहों से कई सिरे से आलोचना का सामना करना पड़ रहा। आपने देखा यूरोप के देश, रशिया, चाइना, आप सोचिए कि स्पेन जैसा देश, फ्रांस जैसा देश कह रहा तुरंत रोकिए, कोलंबिया, ये सारे देश और उसके राष्ट्राध्यक्ष सामने आ गए और डोनाल्ड ट्रंप को कहने लगे कि फौरन इसको रोकिए, ये गलत है। अब तक दुनिया में अमेरिका की छवि एक ऐसे देश की थी, वो खुद को लोकतंत्र, मानवाधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सबसे बड़ा रक्षक बताता था। लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका की ये छवि तार-तार हो गई। राष्ट्रपति ट्रंप के सिर्फ 1 साल के कार्यकाल में अमेरिका 7 देशों पर हमले कर चुका है। नोबेल प्राइज की चाहत रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप, जो ये दावा करते हैं कि वो दूसरे देशों में युद्ध रुकवा दे रहे हैं, खुद युद्ध छेड़ रहे हैं। इनमें भी अगर आप देखिए वेनेजुएला और ईरान पर हुआ हमला सबसे बड़ा है। इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वेनेजुएला में अमेरिका ने अपनी सेना को भेजकर वहां के चुने हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, उनकी पत्नी को गिरफ्तार करवा लिया, अपने देश ले आए, वहां ट्रायल चल रहा है। और अब ईरान में भी अमेरिका ने वहां के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी की हत्या करवा दी। और अब तक अमेरिका पर आरोप लगते थे कि वो पर्दे के पीछे से अलग अलग देशों में सरकारें बदलवाने में भूमिका निभाता है, उसका डीप स्टेट ऐसा करता है। लेकिन अब अमेरिका की छवि एक ऐसे देश की बन गई है जो अपने विरोधी देशों में सेना की मदद से तख्ता पलट कराता है और कहीं राष्ट्रपति को किडनैप कर लेता है, कहीं किसी देश के सुप्रीम लीडर की हत्या करा देता है। जिस तरह से अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं, उसके बाद यह तय है कि कम से कम राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका पर कोई देश विश्वास नहीं करेगा और अमेरिका की मनमानी, उसकी गुंडागर्दी उसे अलग थलग कर सकती है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पहली बार यूरोप के देश अमेरिका के साथ नहीं खड़े हैं। यहां तक कि नेटो देशों ने भी अब तक अमेरिका के हमलों का समर्थन नहीं किया है और यह अमेरिका के लिए बड़ी कूटनीतिक हार है। अब इस सवाल पर आते हैं कि इजराइल को अयतुल्ला खामेनी की लोकेशन कैसे पता चली और क्या खामेनी के ही किसी भरोसेमंद ने उनके साथ गद्दारी की? कौन था वो भेदी? द न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इजराइल, वॉशिंगटन पोस्ट और द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में कुल 10 बड़े दावे किए हैं, जिनके बारे में मैं आपको अब बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूं, क्योंकि इसी से कि आखिर खामेनी को यह ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया गया सफलतापूर्वक, उसमें क्या है। तो पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल 28 फरवरी की सुबह नहीं बल्कि 27 फरवरी की रात को ईरान पर हमला करने वाला था। 28 नहीं, 27 को ही यह हमला होने वाला था। इस हमले की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसी दौरान अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को यह पता चला कि 28 फरवरी की सुबह ईरान में एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। तो CIA को, जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, CIA को यह पता चला कि 27 को रात में हमला मत करो, 28 को तो एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है वहां पर और इस मीटिंग में अयतुल्ला खामेनी भी मौजूद रहेंगे। तो बैठक में खामेनी के रहने की जानकारी जैसे मिली, उसके बाद से यह तय किया गया कि इस हमले को 28 को किया जाएगा। CIA ने मोसाद के साथ जो लोकेशन साझा की, वो लोकेशन सेंट्रल तेहरान की थी। तो CIA ने मोसाद, जो कि खुफिया एजेंसी है इजराइल की, उसको CIA ने एक बाकायदा लोकेशन शेयर की, कहां अटैक करना है, जहां पर ये मीटिंग होनी थी, जहां पर ये अयतुल्ला खामेनी मौजूद थे। और लोकेशन सेंट्रल तेहरान की थी। लीडरशिप कंपाउंड में खामेनी ने की थी कई बैठकें।
एक बड़ा लीडरशिप कंपाउंड है वहां पर। दावा है कि पिछले साल जब इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन का युद्ध लड़ा गया था 8 महीने पहले, तब भी आयतुल्लाह खामेनी इस लीडरशिप कंपाउंड में कई बार बैठकों के लिए आए थे। CIA से जानकारी मिलने के बाद इजराइल के 10 लड़ाकू विमानों ने 28 फरवरी को सुबह करीब 6 बजे ईरान के लिए उड़ान भरी और यह तय हुआ कि वो तेहरान के कुल 6 ठिकानों पर मिसाइलें दागेगा, जिनमें लीडरशिप कंपाउंड भी शामिल होगा। इसके बाद कुल 30 बॉम्ब और मिसाइलें आसमान से दागी गई और इन्हीं हमलों में आयतुल्लाह खामेनी समेत ईरान की जो पूरी टॉप लीडरशिप है, 30 बम मिसाइलें दागी गई और खामेनी और पूरी टॉप लीडरशिप की मौत हो गई, खत्म हो गई। द टाइम्स ऑफ इजराइल का यह भी दावा है कि हमले के बाद मलबे में दबे आयतुल्लाह खामेनी के शव की तस्वीरें खींची गई और इन तस्वीरों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दिखाया गया। उन्हें यह जानकारी दी गई कि खामेनी का खात्मा हो चुका है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इसे अंजाम दिया गया है और यह माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पर CIA हो, मोसाद हो, उन्होंने IRGC को, जो कि वहां पे पूरी खुफिया काम करता है, उसको इन्फिल्ट्रेट कर लिया था और वहीं पर से जानकारी ये पहुंच रही थी कि आखिर लोकेशन क्या है, ये बड़ी बैठक कब होने वाली है, जिसके बाद इसको सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। आयतुल्लाह खामेनी का जन्म साल 1939 में हुआ था और जिस वक्त ईरान में अमेरिका के समर्थन वाली मोहम्मद रजा शाह पहलवी की सरकार का लगातार विरोध हो रहा था, तब खामेनी गिरफ्तार होकर जेल गए थे। साल 1979 में जब इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में रूहुल्लाह खुमैनी वहां के सुप्रीम लीडर बने, तब आयतुल्लाह खामेनी को भी केंद्र में रखा गया। 1981 में वो ईरान के राष्ट्रपति बने। इसके बाद साल 1989 में जब रूहुल्लाह खुमैनी की मौत हुई, तब उन्हें सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया और आज तक वो इस पद पर बने हुए थे। आयतुल्लाह खामेनी के शासन में लोगों के मानवाधिकारों को बुरी तरह कुचला गया। उनके शासनकाल में मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब को अनिवार्य कर दिया गया। ऐसे इस्लामिक फोर्स बनाई गई जो इस्लामिक कानूनों का उल्लंघन करने वाले लोगों को जेल में सड़ा कर मार देती थी। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, हमने ये नायाब तस्वीरें आपके लिए निकाली हैं उस ईरान की जो एक वक्त पर अपनी महिलाओं को आज़ादी देता था, अपने चॉइस के हिसाब से कपड़े पहनने का। महिलाओं को हिजाब नहीं पहनने पर भयंकर यातनाएं दी गई, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक वक्त में ईरान में महिलाओं को कैसी आज़ादी थी। देखिए, हर तरह के विरोध प्रदर्शनों को एक वक्त पर ईरान में कुचला गया। उनके शासन में गोलियां चलाई गई, प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई। पिछले महीने हुए विरोध प्रदर्शनों में 32,000 लोग मारे गए। आज आपको ये तस्वीरें देखनी चाहिए जो 1979 की इस्लामिक क्रांति के पहले की तस्वीरें हैं। ईरान में महिलाओं पर बुर्का हिजाब की कोई अनिवार्यता लागू नहीं थी। उस वक्त ईरान काफी खुले विचारों वाला देश था। वहां महिलाओं पर कट्टरपंथ को थोपा नहीं जाता था। इसीलिए आज ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या खामेनी की मौत के बाद ईरान वापस से उस दौर में लौटेगा जहां पर महिलाओं को पूरी आजादी होगी यह तय करने की कि वो क्या पहनना चाहती हैं, वो क्या करना चाहती हैं। बंदिशें हटेंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत के बाद क्या युद्ध खत्म हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल कोई नहीं जानता। अभी के जो हालात हैं उससे एक बात साफ है कि युद्ध अगले कुछ दिनों तक खत्म होती नहीं दिख रहा। भले ही अली खामेनी की मौत हो गई, लेकिन किसी देश की सत्ता किसी विशेष नेता की मृत्यु के बाद खत्म नहीं हो जाती। ये बात सही है कि ईरान के भविष्य का अंतिम फैसला एक व्यक्ति अली खामेनी के हाथों में था और उनके पास सैन्य, न्यायपालिका, देश की नीति बनाने से संबंधित सुपर शक्तियां थी। लेकिन ईरान में राष्ट्रपति, संसद, सेना सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिकाएं हैं। इसीलिए अली खामेनी की मौत के बाद भी युद्ध रुकने के आसार नहीं है। बल्कि आप देख रहे हैं आज दिन भर अब तो खामेनी की मौत का बदला लेने के नाम पर ये हमले होंगे। अभी कुछ दिन पहले अली खामेनी ने खुद ही अपना उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उन्हें डर था कि अमेरिका या इजराइल कभी भी उनको मार सकते हैं। उस वक्त उनके एक करीबी नेता अली लारिजानी को उनका उत्तराधिकारी के तौर पर पेश किया गया था। लेकिन अली खामेनी की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पर खामेनी के करीबी आयतुल्लाह अली रेजा अराफी को चुना गया है। लेकिन फिलहाल इनको कार्यकारी सुप्रीम लीडर बनाया गया है और अब्बास अरागची, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है, ईरान के विदेश मंत्री, उन्होंने आज शाम में ही ये कहा है कि 2-3 दिन में सुप्रीम लीडर की औपचारिक घोषणा हो जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की एक खास चुनावी प्रक्रिया है। ये चुनाव
ईरान के 88 शिया धर्म गुरुओं की एक काउंसिल करती है जिसे मजलिसे खोबरगान रहबरी कहते हैं। इस काउंसिल में जो शिया धर्मगुरु होते हैं उन्हें हर 8 साल में ईरान की एक संवैधानिक संस्था शोराए निगहबान चुनती है। शोराए निगहबान ईरान की एक निगरानी करने वाली संस्था है जो तय करती है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। अगर नया नेता चुनने में देरी हो रही हो या अचानक चुनाव चुनना पड़े तो ईरान का कार्यकारी सुप्रीम लीडर वहां की लीडरशिप काउंसिल चुनती है जिसे वहां शोराए रहबरी कहते हैं। शोराए रहबरी की जिम्मेदारी ये भी है कि वो ईरान के राष्ट्रपति, वहां की जुडिशरी, न्यायपालिका के प्रमुख, निगरानी संस्था शोराए निगहबान के साथ मिलकर एक नेता चुन ले। अली रेजा अराफी को इसी संस्था रहबरी ने, शोराए रहबरी ने ईरान का कार्यकारी सुप्रीम लीडर चुना है और ईरान में सुप्रीम लीडर चुनने की प्रक्रिया बहुत समय लेता है। इसके लिए इसका चुनाव बहुत गंभीरता से भी लिया जाता है। फिलहाल अली खामेनी की मौत के बाद उनकी जगह लेने के लिए 5 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। तो कौन हो सकते हैं वो? कौन हो सकते हैं वो 5 चेहरे जिनमें से कोई एक बनेगा ईरान का अगला सुप्रीम लीडर? हमने इसी पर रिसर्च करके ये चेहरे निकाले। पहला नाम है 56 साल के जो है मुश्तबा खामेनी। कौन है ये? अली खामेनी के बेटे हैं, दूसरे नंबर के बेटे हैं। इनकी ताकत क्या है? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और कट्टरपंथी पैरामिलिट्री फोर्स बसीज में मजबूत पकड़। उनकी कमजोरी यह है कि ईरान के बड़े धार्मिक नेता वो नहीं है। कई लोग मानते हैं कि उनकी लोकप्रियता वैसी नहीं है जैसे उनके पिता की है। ईरान में सुप्रीम लीडर बनने के लिए धार्मिक नेता होना अनिवार्य है और वैसी पहचान उनकी है नहीं। क्रशर उन्हें कहा जाता है। जो प्रोटेस्ट होते हैं ईरान में, उन सबको दबाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। अब आ जाइए रेस में दूसरा नाम, 67 साल के अली रेजा अराफी का। इनकी ताकत यह है कि अली खामेनी के करीबियों में से एक है और देश के बड़े धार्मिक नेता भी हैं और धार्मिक नेता होना जरूरी है सुप्रीम लीडर के लिए। इसके अलावा वो ईरान की 88 सदस्यों वाली मजलिसे खोबरगान रहबरी के डेप्यूटी चेयरमैन है। निगरानी करने वाली ताकतवर संस्था शोराए निगहबान के सदस्य हैं। इनकी कमजोरी यह है कि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। IRGC में इनकी पकड़ नहीं है। तीसरा नाम 60 साल के मोहम्मद मेहदी मीरबागेरी का। इनकी ताकत यह है कि ये खामेनी की तरह ही एक कट्टरपंथी शिया धर्म गुरु हैं। 88 सदस्यों वाली ताकत काउंसिल के सदस्य हैं। इनकी कमजोरी है कि ईरान के लोगों में बहुत लोकप्रिय नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है, राजनीतिक रूप से एक्टिव है ही नहीं। सुप्रीम लीडर बनने की रेस में चौथा नाम है 50 साल के हसन खुमैनी का। और इनकी ताकत क्या है? ये आयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी के पोते हैं। जो आपने देखा पहली बार जब शाह का शासन गिरा था तब वहां पर आए। रुहुल्ला खुमैनी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1979 में ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया था, शाह का डाउनफॉल करके। हालांकि इनकी कमजोरी यह है कि अपने ही देश में इनको बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। सुरक्षा तंत्र में भी इनकी पकड़ कमजोर है। और इस रेस में 5वां नाम है 7 साल के हाशिम हुसैनी का। हाशिम हुसैनी बुशहरी का, जो ईरान के एक वरिष्ठ धर्मगुरु हैं। 88 सदस्यों वाले काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन रह चुके हैं। हाशिम हुसैनी अली खामेनी के करीबी हैं और काफी लो प्रोफाइल ये साहब रहते हैं। तो हाशिम हुसैनी बुशहरी जो है वो 5वें दावेदार इस रिसर्च में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी इंतजार करना होगा। देखा जाए तो अली खामेनी की जगह लेने के लिए उनके जैसे कट्टरपंथी धर्म गुरुओं की एक बहुत लंबी कतार है वहां पर। इसी वजह से ईरान ने सरेंडर करने के बजाय अली खामेनी की मौत का बदला लेने का दम भरा है। कल रात ही इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया था कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में खामेनी की मौत हो चुकी है। इस खबर के बाद आज सुबह से ईरान एक के बाद एक हमले कर रहा है। खामेनी की मौत की खबर के बाद ईरान ने कुल 10 देशों इजराइल, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, सीरिया, ओमान पर हमले किए हैं। आज दिन भर अलग अलग जगहों पर ये धमाके हुए। इजराइल में उसने तेल अवीव और उसके आसपास के शहरों पर हमले किए। इजराइल के बेत शेमेश में हुए मिसाइल हमले में 8 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है। इसी तरह यूएई में ईरान के निशाने पर दुबई और अबू धाबी है। ईरान ने यूएई पर अब तक कुल 165 बैलिस्टिक मिसाइल, 541 आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। न्यू ईरान के नेता बातचीत के लिए तैयार है, ये ट्रंप कह रहे हैं। ये ट्रंप का दावा है कि ईरान के नेता बातचीत के लिए तैयार है और ऐसे में अगर बातचीत की सूरत बनती है तो ये सबके लिए अच्छा होगा, पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा।
युद्ध के खात्मे के लिए कम से कम एक रास्ता होगा, सीज फायर की नौबत आएगी।